मिंकू दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन की तरफ आया। तब किसी केस के सिलसिले में डिटेक्टिव जे भी इंस्पेक्टर से मिलने आया हुआ था। मिंकू उन दोनों के पास आया और उनसे बोला, सर, चोर ने मुझसे मेरा सारा सामान छीन लिया। मैं कहीं का नहीं रहा सर। आप जल्दी से उस चोर को पकड़ लीजिए ना सर। कहाँ हुई चोरी और क्या क्या था तुम्हारे साथ, ये तो सब बताओ, तभी तो हम उस चोर को पकड़ पाएंगे। और चोरी कहाँ हुई? मिंकू ने रोना शुरू कर दिया। तब डिटेक्टिव जी ने उससे कहा, दोस्त, जब तक तुम बताओगे नहीं हम चोर को पकड़ेंगे कैसे? तुम बताओ, हम चोर को जरूर पकड़ेंगे। मिंकू ने रोते हुए कहा, मैं NH 10 से जा रहा था कि तभी पीछे से एक चोर आया। उसने चेहरे पर नकाब और ग्लव्स डाले हुए थे और एक काली रंग की ड्रेस डाली हुई थी। उसने मेरे हाथ से बैग छीना और वहाँ से भागने लगा। मैंने उसको रोकने की कोशिश भी की पर वो भाग गया। सर, उसमें बहुत कीमती सामान था। मैंने बहुत सारा कैश भी बैग में रखा हुआ था। मेरी तो जिंदगी भर की कमाई लुट गई सर। मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने वो पैसे और वो ज्वेलरी अपनी बहन की शादी के लिए लिए थे सर, पर बीच में ही चोर मिल गया और मुझसे सब कुछ छीन कर ले गया। प्लीज आप कुछ भी करके उस चोर को पकड़ो सर। तुम्हारे चेहरे पर ये चोट का निशान ये कैसे लगा? सर, मैंने जब उसे पकड़ने की कोशिश की थी तो उसके और मेरे बीच में हाथापाई हुई थी, तो उसने अपने दाएं हाथ से मुझे मारा। उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी जिससे मुझे ये चोट लगी सर। डिटेक्टिव जे उसकी बातें सुनकर समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। तुम तो कह रहे थे कि चोर ने ग्लव्स पहने हुए थे, तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि चोर ने दाएं हाथ में सोने की अंगूठी पहनी हुई थी? इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। सच सच बताओ, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? सर, मुझे किसी ने बताया कि यहाँ आकर मैं अगर अपना दुखड़ा रोऊंगा तो आप मेरी मदद जरूर करेंगे और किसी चोर को पकड़कर मेरे पैसे निकलवा देंगे। बस सर, इसीलिए। झूठ बोलने की सजा और गुमराह करने की सजा जानते हो तुमने हमारा कितना समय बर्बाद किया। मिंकू ने अपना सर शर्म से झुका लिया, पर इंस्पेक्टर ने उसे जेल में डाल दिया क्योंकि वो पुलिस से झूठ बोल रहा था और पुलिस को गुमराह कर रहा था, और पुलिस को गुमराह करना एक कानूनन अपराध है। अब देखिए डिटेक्टिव जे ने कैसे बैठे बैठे ही केस सॉल्व कर दिया। डिटेक्टिव जे रॉक्स। सुंदरवन नामक एक खूबसूरत जंगल था। वहाँ खूब ढेर सारे जानवर, पशु पक्षी रहा करते थे। धीरे धीरे सुंदरवन की सुंदरता कम होती जा रही थी। पशु पक्षी भी वहाँ से कहीं दूसरे जंगल जा रहे थे। कारण यह था कि वहाँ पर कुछ वर्षों से बरसात नहीं हो रही थी। अरे कोयलिया, सुनती हो? यहाँ पे तो खाने के लिए ना फल मिल रहा है ना ही दाने। अब इस जंगल में रह के क्या फायदा? चलो उड़ जाते हैं दूसरे जंगल। ऐसे वहाँ पे रहे हुए कबूतर ने कोयल को कहा। वैसे ही वहाँ पे एक तोते की झुंड आती है और वह भी यह कहती है कि अरे हाँ यारो, यहाँ पे तो खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। मैं तो मिर्ची खा के अपनी जिंदगी गुजार दूंगी, मगर वो भी तो नहीं मिल रहा है ना। चलो चलते हैं, कोई और दूसरे जंगल ढूंढते हैं। इसी तरह उल्लू, भालू, खरगोश, चीता सब उस जंगल से बाहर दूसरे जंगल की ओर निकल पड़े। तभी गिद्धों ने ऊपर उड़कर देखा तो उन्हें काले घने बादल जंगल की ओर आने नजर आए। जंगल की ओर आते हुए नजर आए। उन्होंने सभी को बताया कि अरे मित्रों, कहाँ जा रहे हो? देखो, जंगल की तरफ काले घने बादल उड़ के आ रहे हैं। अब बारिश होगी। इस वार्ता को सुन के सभी पशु पक्षी बहुत खुश होते हैं। इस बात से पशु पक्षियों के मन में थोड़ा सा डर तो था अगर बारिश नहीं हुई तो, मगर गिद्धों के ऊपर विश्वास भी था। अपने सारे धैर्य और अपनी सारी मन में अपने डर को दूर भगाते हुए सारे पशु पक्षी वापस सुंदरवन आ गए। देखते ही देखते कुछ देर में खूब बरसात हुई। बरसात इतनी हुई कि वह 2-3 दिन तक होती ही रही। सभी पशु पक्षी जब बरसात रुकने पर बाहर निकले तब उन्होंने देखा उनके तालाब और झीलों में खूब सारा पानी था। सारे पेड़ पौधे पर नए नए पत्ते निकल आए थे। इस पर सभी खुश हुए। सभी ने उत्सव मनाया।
अरे देखा, कितना अच्छा लग रहा है। सुंदरबन की सुंदरता फिर से वापस आ गई। हाँ हाँ, सुंदरबन अब पहले जैसा बहुत ही सुंदर बन गया है। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, अब तो सुंदरबन छोड़ के जाने की बात ही नहीं। सभी का मन प्रसन्न हो गया था। बतख अब झील में तैर रहे थे, हिरण दौड़ दौड़ कर खुशियाँ मना रहे थे और ढेर सारे पपीहे दादुर मिलकर एक नए राग का आविष्कार कर रहे थे। इस प्रकार सभी जानवर पशु पक्षी खुश थे। अब उन्होंने दूसरे वन जाने का इरादा छोड़ दिया था और अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे। अगर पशु पक्षियों ने सुंदरबन को त्याग कर देते तो दूसरे जंगल में भटकना पड़ता। इसीलिए कहते हैं, धैर्यम सर्वत्र साधनम। विद्यापुर नाम के गांव में पीलू चिड़िया रहती थी। उसका बेटा बबलू और बहू बबली वो भी उसी के साथ रहते थे। लेकिन बबलू और बबली को बूढ़ी पीलू का साथ रहना पसंद नहीं आता था। पीलू की एक बेटी थी, उसका नाम हरी था। हरी की बड़े शहर में शादी हो चुकी थी। शादी के बाद से वो बहुत घमंडी हो गई थी और अपने मायके वालों से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। एक दिन बबलू कहता है, माँ मेरी बात सुनो, मेरी कमाई बहुत कम हो चुकी है और महंगाई बहुत ज्यादा। मैं तुम्हारा खर्चा वर्चा नहीं उठा पाऊंगा और गांव में हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है जहां मैं आपको छोड़ कर आ सकूं। मेरी पूरी कमाई घर चलाने में ही चली जाती है। मुझे बच्चे होंगे तो उन्हें स्कूल कैसे भेजूंगा, ये भी मैं सोचता रहता हूँ। तुम ऐसा करो कि कुछ दिन हरी दीदी के यहाँ चली जाओ। तो पीलू कहती है, बेटा अपनी बेटी के ससुराल में माँ का रहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन तुझे तकलीफ ना हो तो मैं ही ये तकलीफ उठा लेती हूँ। फिर पीलू अपनी बेटी के ससुराल चली जाती है। पीलू अपनी बेटी को कहती है, बेटी हरी, क्या मैं तेरे घर कुछ महीने रुक सकती हूँ? वो क्या है ना, बबलू की कमाई कम हो गई है तो वो मुझे तेरे यहाँ रुकने के लिए कह रहा है। तो हरी कहती है, अरे माँ, मैं तो अपने पति के साथ आज ही अपनी ननद की शादी में विदेश जाने वाली हूँ। मैं तुम्हें यहाँ कैसे रख सकती हूँ? पीलू ये सुनकर बहुत दुखी होती है। वो रोने लगती है, हे भगवान, इस बुढ़ापे में मेरे बच्चे कैसे हैं जो मुझे सहारा नहीं दे सकते हैं। मुझे अपने हाल में ही छोड़ दिया है, लेकिन मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगी। फिर थोड़ी देर में कुछ सोचकर वो एक सुनार के पास जाती है और पीलू वहाँ पे कहती है, सुनार भैया, आप ये मेरे कान के सोने की कुंडल गिरवी रख लो और मुझे इसके कुछ पैसे दे दो। तो सुनार कहता है, इस कुंडल के तो मैं आपको 5,000 ही दे पाऊंगा पीलू बहन। पीलू उन 5,000 को लेकर एक छोटी सी किराए की झोपड़ी में चली जाती है और मन में सोचती है, इन पैसों से तो 1 महीने का गुजारा हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे और मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। मुझे काम शुरू करना चाहिए, लेकिन इतने पैसों से मैं सिर्फ लड्डू बनाने का काम ही शुरू कर सकती हूँ। फिर अगले ही दिन से पीलू बूंदी के लड्डू बनाकर गांव में एक स्कूल के बाहर बेचने लगती है। पीलू आवाज लगाती है, बूंदी के लड्डू ले लो, बूंदी के लड्डू, गर्मा गर्म बूंदी के लड्डू, मीठे मीठे बूंदी के लड्डू। वहाँ पर सुंदरी आती है, बहन बूंदी के लड्डू कितने की है? तो पीलू कहती है, सिर्फ 20 रुपए की 4। तो सुंदरी कहती है, मुझे पहले एक चखने के लिए देना। तो सुंदरी एक लड्डू खाती है और कहती है, वाह बहन, तुमने तो कमाल के बूंदी के लड्डू बनाए हैं। ये लो पैसे, मैं और भी लोगों को तुम्हारे पास भेजूंगी। गरीब को इतना स्वादिष्ट और अच्छा बूंदी के लड्डू नसीब नहीं होता है, वो सब बहुत खुश होंगे। घर लौटते समय पीलू को 2 गरीब चिड़िया मिलती है। पीलू उन दोनों चिड़ियों को भी बूंदी के लड्डू दे देती है। इस तरह से जल्दी ही पीलू की दुकान चल पड़ती है और उसके पास इतने ग्राहक आते हैं कि वो अकेले काम नहीं कर सकती थी। पीलू रोज बूंदी के लड्डू बनाती और 2 बूंदी के लड्डू उन गरीब चिड़ियों को दे देती थी। तभी वहाँ पे सुंदरी आती है और कहती है, सुनो पीलू चिड़िया, मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। स्कूल में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होगा,
आप हमारे स्कूल के लिए 500 लड्डू का ऑर्डर ले लो। ये सुनकर पीलू बहुत खुश हो जाती है और मन में कहती है, अब रिपब्लिक डे आने वाला है, बूंदी लड्डू लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं, लेकिन अब मुझे और भी लोग चाहिए। क्यों ना मैं उन गरीब चिड़ियों को काम पर लगा लूं? पीलू उन चिड़ियों से कहती है, सुनो, तुम दोनों यहाँ पर भीख मांगती हो, मैं तुम्हें एक काम दे सकती हूँ अपनी दुकान में, अगर तुम करना चाहो तो लवली कहती है, बहन, मेरा नाम लवली है, मैं एक अमीर घर से थी, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं यहाँ हूँ। तब और एक चिड़िया कोयल कहती है, मैं भी अच्छे घर से थी बहन, मेरी भी यही कहानी है, हम तुम्हारे साथ काम करेंगे और मेहनत से पैसे कमाएंगे। ये सुनकर पीलू बहुत खुश हो जाती है और फिर तीनों चिड़िया मिलकर रिपब्लिक डे के लिए लड्डू बनाने का काम शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन पीलू का बेटा उसकी दुकान में आता है। माँ, तुम तो बहुत मेहनती हो, मुझे माफ कर दो माँ, हम जवान लोगों के रहते तुम्हें इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे माफ कर दो ना, तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया, मैं तुम्हें किस हाल में छोड़ दिया था, मैं अब तुम्हारी दुकान में काम करूँगा। तो पीलू कहती है, बेटा, अब मेरे रिपब्लिक डे के लिए बूंदी के लड्डू बना रही हूँ, तू जाकर और भी स्कूल से ऑर्डर ले आ। फिर उस दिन बबलू दूसरे स्कूल से लड्डू के ऑर्डर ले आता है और उसकी पत्नी भी पीलू के काम में हाथ बटाने लगती है और पूरी ईमानदारी से वो दोनों पीलू की सेवा करने लगते हैं। जल्दी ही पीलू सभी की मदद से सभी स्कूलों का ऑर्डर पूरा कर देती है और रिपब्लिक डे में सुंदरी उसे स्पेशल मेडल भी देती है, जिससे पीलू और उसका परिवार बहुत खुश हो जाता है। इस तरह से पीलू अब अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगती है।